दोस्तों नमस्कार। आज 10 अक्टूबर को जैसे उम्मीद थी कि नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हो गई है और खुशी की बात यह है कि जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा लॉबिंग कर रहे थे और जो ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, उनको ये नोबेल प्राइज नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि नोबेल प्राइज ने अपनी गरिमा को बचा लिया है और दुनिया के भरोसे को बचा लिया है कि नोबेल पीस प्राइज जो अवार्ड है, इसके मानदंड और इस पे जो काम करने वाली कमेटी है, वो किसी दबाव में आकर काम नहीं कर रही। इसके अलावा और क्या कारण है कि ट्रंप को आज नोबेल प्राइज का विनर नहीं घोषित किया गया, इसको समझना भी जरूरी है। ताकि अगले साल फिर लॉबिंग होगी, उसके बाद फिर होगी। जो बातें हम आज आपके सामने रख रहे हैं, अगली बार जब ट्रंप इसमें अपना नॉमिनेशन फाइल करें, तब आप देखिएगा कि क्या इन पैमानों पर प्रेसिडेंट ट्रंप खरे उतरते हैं या नहीं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे और बधाई देंगे इस साल के नोबेल प्राइज विनर को, और वो है, जैसा मैं आपके सामने बता रहा हूं, कि मारिया कोरिना मशाडो। ये वेनेजुएला की कैंडिडेट है। ये वहां पे डिप्टी स्पीकर रही हैं और ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी के लिए इन्होंने काफी काम किया है। जैसा हम जानते हैं कि वेनेजुएला में एक हिसाब से डिक्टेटरशिप है, लेकिन उस हालात में भी लोगों के हकों के लिए लगातार लड़ना अपने आप में एक सराहनीय काम है। इसीलिए नोबेल प्राइज कमेटी ने इनको सही कैंडिडेट माना और आज विनर घोषित किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आफ्टर ऑल नोबेल प्राइज देने का क्राइटेरिया क्या है और जो इसके फाउंडर थे वो क्या सोचते थे। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिन्होंने अपनी विल में लिखा था कि नोबेल प्राइज किसको दिया जाएगा, ये उस समय बहुत ही, अगर मैं कहूं कि अमीर व्यक्ति थे। पूरी प्रॉपर्टी इन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए और वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए दे दी और उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट आता है उनकी प्रॉपर्टी का, उस आधार पे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानने की है कि दुनिया में जो डायनामाइट है, जो विस्फोटक है, उसका आविष्कार भी अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। तो बड़ा विरोधाभास आप देख सकते हैं कि एक तरफ इनोवेशन, जो इन्वेंशन था, वो डिजास्टर्स था, लेकिन जो पैसा कमाया गया वो विश्व की तरक्की और शांति के लिए। Done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for holding and promotion of peace congresses। कुल मिला के यह है कि अगर लड़ाइयां चल रही हैं आप उसको रोकिए और दुनिया के अंदर शांति बढ़ाइए। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप पीस प्राइज के हकदार हैं। और ये एक बार करने से नहीं होगा, एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। द नोबेल कमिटी टेंड्स टू फेवर सस्टेन्ड वाइडस्प्रेड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, पीस ओरिएंटेड वर्क, नॉट जस्ट वन ऑफ द डील और फ्लैशी डिप्लोमेसी दैट डजंट एंड्योर। प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रॉब्लम यही है, वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो पीस इनिशिएटिव नहीं कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं, वो लास्टिंग पीस की बात नहीं कर रहे हैं। ये फर्क है जो ट्रंप कर रहे हैं और जो नोबेल कमेटी देखना चाहती है। द कमेटी वेज लॉन्ग टर्म पीस आउटकम्स एंड नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक गेस्चर्स। कि मैंने जाके आज गाजा के अंदर अचानक शांति करा दी, बंधकों को छुड़वा दिया, अब मुझे दे दो। एक दिन का काम नहीं है, आपकी बाकी हरकतों को भी देखा जाएगा, जिसकी चर्चा मैं करूंगा कि ट्रंप के खिलाफ क्या क्या हुआ या क्या क्या मुद्दे गए जिसके कारण उनको पीस प्राइज नहीं मिला। वाई ट्रंप वॉज नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर पीस प्राइज, ये समझना बहुत जरूरी है। Donald Trump was nominated several times for Nobel Peace Prize, especially during his earlier presidency and this time also, but never shortlisted or selected for Peace Prize। ये क्यों जरूरी है, इसको समझना जरूरी है कि नॉमिनेशन का मतलब शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि करीब 250 लोगों का नॉमिनेशन होता है। शॉर्टलिस्टिंग बहुत कम होते हैं, 5-6 लोग होते हैं और उनमें फिर केयरफुल इवैल्यूएशन किया जाता है कि किसको देना है। और पिछले टर्म में भी क्योंकि ओबामा को मिल गया था, तो ट्रंप की प्रॉब्लम यह थी कि जब ओबामा को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। यह उनका एक आर्ग्यूमेंट था और इसीलिए वो नोबेल प्राइज के लिए
लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, पिछले टेन्योर में भी और इस टेन्योर में भी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रोक नॉर्मलाइज डील बिटवीन इजराइल एंड अरब नेशंस, जो अब्राहम अकॉर्ड था। इन्होंने कहा देखिए मैंने अरब और इजराइल के बीच में शांति करवा दी, हमने देखो नॉर्थ कोरिया के साथ बातें करके उसको शांत करवा दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके नॉमिनेशन तो आए, एंडोर्स किसी ने नहीं किया। अब सवाल इस बात का है कि एंडोर्स कौन करेगा, क्राइटेरिया क्या है। क्रिटिक्स का यह आर्ग्यूमेंट है कि साहब जो नॉर्थ कोरिया है, आपने अपने टेन्योर में उनके साथ बातचीत करी और उनको कहा कि अब आप लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कोरिया तो लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है और एटॉमिक बम डेवलप कर रहा है, तो आपका समझौता किस काम का। सवाल यह है कि आपने नॉर्थ कोरिया के साथ क्या अचीव किया, क्योंकि स्थिति वही की वही है। तो इसीलिए यह आर्ग्यूमेंट इलॉजिकल है। जहां तक बात है मिडल ईस्ट की, आपने अब्राहम अकॉर्ड तो कराया, लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा तो आज तक जारी है। आज भी अगर आप हिसाब देखें तो करीब 65 से 70 हजार लोग मर चुके हैं, लड़ाई अभी भी जारी है, अभी भी कोई समझौता नहीं हुआ है। सवाल अब इस बात का है कि आपने अकॉर्ड तो करा दिया, जमीनी हकीकत क्या है यह भी देखना जरूरी है। इसीलिए इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, वो पीस ओरिएंटेड नहीं है, कन्फ्रंटेशनल है। जो पूरा का पूरा टैरिफ वॉर है वो पूरी दुनिया में पीस के अगेंस्ट काम कर रहा है, लोगों की हम बेरोजगारी कर रहा है, अनिश्चितता क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो क्या आप पीस प्राइस के हकदार हैं? तो ट्रंप टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ है वो अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है ट्रंप के कैंडिडेचर के लिए। इसका मतलब ये है कि आपने जितनी मल्टीलैटरल ट्रीटीज थी, डब्ल्यूटीओ को आप नहीं मानते, यूएन को आप नहीं मानते, डब्ल्यूएचओ को आप नहीं मानते, क्लाइमेट समिट को आप नहीं मानते, और फिर आप कहते हैं मैं दुनिया में पीस चाहता हूं। तो जो दुनिया आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, हर एक में तो आप टांग फंसा रहे और उसको गिरा रहे। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी हरकतें पीस वाली नहीं है। इसके अलावा जो ग्लोबल परसेप्शन और पॉलिटिक्स है वो बात समझनी जरूरी है कि जो कमेटी है वो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी और कंसेंसस बिल्डिंग में विश्वास करती है, ना कि कौन ताकतवर है और किसने क्या फैसला लिया। अगर पूरी दुनिया मानती है कि नहीं इनका काम अच्छा है तो निश्चित रूप से ये कैंडिडेट है। अब ट्रंप अपने आप को बोलते हैं जी मैं राइट कैंडिडेट हूं, इनका साथ कौन दे रहा है? वही देश जो आतंकवाद बढ़ा रहे, पाकिस्तान जैसे। कहने का मतलब यह है कि इस बात को लेकर पूरी दुनिया में कौन मान रहा है कि ट्रंप ने अच्छा काम किया? जब पूरी दुनिया कह रही है इसने दुनिया में अशांति पैदा कर दी, अनिश्चितता पैदा कर दी, अब आप इसको पीस प्राइज दे कैसे सकते थे? तो ये अपने आप में ट्रंप को सोचना होगा। और जैसा मैंने कहा कि आप पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकले, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकले, आपने ईरान पे बम गिराए, नॉर्थ कोरिया को आप धमकी दे रहे हो, चाइना के साथ आप ट्रेड वॉर कर रहे हो, ताइवान को लेकर भी आप झगड़े पे उतारू हो, अब्राहम अकॉर्ड की आपने बात करी, लेकिन सवाल ये है कि वो पीस ट्रीटी नहीं थी, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस था कि सारे अरब देश मिलकर इजराइल पे आक्रमण ना करें, इसीलिए समझौता कराया गया। वहां कोई पीस इनिशिएटिव नहीं था। शांति की बात एक अलग है, लास्टिंग पीस की बात एक अलग है। इसके अलावा जो स्केप्टिज्म था, जो संदेह रहा उनके पीस एफर्ट पे, वो हमेशा ये रहा कि ट्रंप साहब ने बोला मैंने सब 7 लड़ाइयां रुकवा दी, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान। आपने सुना होगा, दुनिया इस बात को मानती नहीं, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। और ट्रंप को अब ये मानना पड़ेगा कि जो अभी तक ये सुबह शाम क्लेम कर रहे थे कि मैंने दुनिया के 7 लड़ाइयां रुकवा दी, तो कह रहे हैं ये सब हवाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं। डिप्लोमेटिक डील्स अलोन, अब सीधी सी बात है, सीज फायर एग्रीमेंट्स insufficient unless they are backed with long-term support, institution building, justice reconciliation. Features many are missing in Trump's proposal. अगर आप ट्रंप प्रपोजल की बात करते हैं तो उसमें भी अगर आप 20 पॉइंट पीस प्लान अगर आप गाजा का भी देखें तो उसमें कहीं नहीं है कि वी विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज ए स्टेट। इस बात को भी समझना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब जैसा मैंने कहा कि 2009 में ओबामा को मिला, उन्होंने लास्टिंग पीस के लिए काम किया ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। लेकिन ट्रंप की बात क्या है? ट्रांजैक्शनल है। वो कहते हैं मैं तो डील करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म काम नहीं करता, ये दो बोलो। कहने का मतलब ये है कि उनका जो ट्रांजैक्शनल और शॉर्ट टर्म जो अप्रोच है वो पीस के लिए उचित नहीं है, उससे सस्टेनेबल पीस नहीं आता है। इसीलिए जो अप्रोच है ट्रंप का वो अपने आप में ही डिफेक्टिव है
इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल सकता। यहां तक कि जो नोबेल कमेटी है उसने साफ साफ बोल दिया कि इट इज इंडिपेंडेंट कमेटी बट डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्डिक पॉलिटिक्स एंड कल्चर, क्योंकि है तो नॉर्वे की, जो उसके फाउंडर थे वो भी नॉर्वे के सिटीजन थे, तो उनके वैल्यू सिस्टम तो वहीं के होंगे। तो उन्होंने कहा भाई वी वैल्यू डायलॉग्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन राइट्स। ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं? डायलॉग कर नहीं रहे, धमका रहे हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की उनको परवाह नहीं, चाहे वो ईरान हो, चाहे गाजा हो, जहां पे भी आक्रमण करना हो वो उसकी परवाह नहीं करते। तो जो फंडामेंटल्स हैं, ट्रम्प साहब तो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेटरिक और पोलराइजिंग पॉलिसीज है रिगार्डिंग इमिग्रेशन एंड डेमोक्रेसी, जो इमिग्रेंट्स आप उनको भगा रहे हो कि आपके यहाँ जगह नहीं है तो आप पीस चाह रहे हो, और रही बात डेमोक्रेसी की, तो आप तो उन देशों के साथ समझौता कर रहे हो जहां डेमोक्रेसी नहीं है या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम करते हैं। आप पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आपका दोस्त है, आप उनसे गिफ्ट ले रहे हो हवाई जहाज जैसे, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? आर यू प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी और वर्किंग अगेंस्ट इट? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉन्ट्राडिक्टरी एंड पोलराइजिंग पॉलिसीज अंडरकट क्रेडिबिलिटी। अब जैसा मैंने कहा कि पोलराइजिंग पॉलिसीज ऑलरेडी, हम उनका ट्रैलिफ वॉर देखें या जिस तरह से उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड किया वो भी पोलराइजिंग था, पूरे दुनिया को इजराइल वर्सेस रेस्ट, अब रशिया वर्सेस रेस्ट, ये कई काम चल रहे हैं। विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स, जैसा मैंने कहा कि पेरिस अकॉर्ड, WHO, इवन WTO, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उनके बजट काट रहे हो, तो आपको कैसे मान लिया जाए? और कन्फ्रंटेशनल लैंग्वेज, क्रिटिसिज्म ऑफ एलाइज एंड पोलराइजिंग डेमोक्रेटिक पॉलिसीज, दे आर इनकंसिस्टेंट विद नोबल वैल्यूज। अब आप अपने ही देश में अपने ही प्रेसिडेंट जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उनको गालियां दे रहे हो, बाकियों को आप कह रहे हो उनको मैं जेल में डालूंगा, और खुद अपने जो क्राइम है अपनी फाइलें छुपा रहे हो, कोर्ट को मिसलीड कर रहे हो, यहां तक कि कोर्ट को धमकी दे रहे हो कि अगर आपने मेरी पॉलिसी नहीं मानी तो हम देखेंगे हमें को क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सब ट्रंप के एक्शंस जो हैं वो जो कह रहे हैं उसके अगेंस्ट दिख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। ट्रंप को ये समझना होगा। एग्रेसिव लॉबिंग व्यूड नेगेटिवली बाय नोबेल कमेटी। अब एक अमेरिका का राष्ट्रपति खुद ही लगा हुआ है कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो। दुनिया का सबसे बड़े और पावरफुल देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो खुद ही अगर चला जाए, ये कहेगी नहीं जी प्राइज तो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब आप धमका रहे हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इज दिस लॉजिकल? अगर आपने काम अच्छे किए तो ये तमाशा करने की जरूरत क्या है? लोग वैसे ही आपको चुन लेंगे। लेकिन आप लगातार लॉबिंग कर रहे हो जो इलॉजिकल है। तो इन्फ्लुएंस कैंपेन जो होता है वो कोई पसंद नहीं करता। कम से कम रेस्पेक्टेड सोसाइटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस पसंद नहीं करती। वो कहती है आप अपना काम करिए, बाकी हम देखेंगे कौन उचित है और जो सही होगा वो हम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि भाई जो हम वर्क पे काम करेंगे, एंड जो नोबल की गाइडलाइंस थी, ओनली ऑन द वर्क एंड द विल ऑफ नोबल, अल्फ्रेड नोबल इज रेजिस्टेंट टू एक्सटर्नल प्रेशर। आप दबाव डालो पाकिस्तान से, इसराइल से, बाकी लोगों से दबाव डालो कि नहीं नहीं इस बार तो ट्रंप को ही देना है, ये हमारे साथ नहीं चलेगा। आप काम करिए, बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए किसको देना है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ऑफ की डिप्लोमेटिक मूव्स टू लेट एंड वेरी वेरी लेट आफ्टर डिसीजंस आर मेड। जैसा ये कहा जाता है कि देखिए जनवरी के अंदर ही जो नोबेल कमेटी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, फिर उनका इवैल्यूएशन चलता है और जाके अक्टूबर में उनका अनाउंसमेंट होता है। तो लगातार जो ट्रंप ने हरकतें करी, एक तो वो गड़बड़, आखिरी एक हफ्ते में आप गाजा की पीस पॉलिसी ले आओ और ये बोलने लग जाओ कि इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई मैंने रुकवाई है, दिस इज नॉट एनफ। क्योंकि कैंडिडेट तो जनवरी के अंदर ही जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बाद उन पर काम चलता है। अगली बार के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद फिर प्रयास करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अवार्ड से एक हफ्ता पहले प्रपोजल लेके आते हो तो कैसे कंसिडर कर लिया जाए, ये अपने आप में एक सवाल है। इसके अलावा ट्रंप को शॉर्टलिस्ट तो किसी ने किया ही नहीं था एक्सेप्ट दो लोगों के, क्योंकि वहां पे जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ओस्लो में, उनकी जो इनफॉर्मल शॉर्टलिस्टिंग होती है कि दुनिया के कौन कौन से लोग हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए, ट्रंप का नाम उसमें नहीं है। फिर एक एक्सपर्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक लिस्ट जारी करती है या
नोबेल कमेटी को देखती है कि आप इसमें से देख लीजिए, इन लोगों ने अच्छा काम किया हमारे हिसाब से, उसमें भी ट्रंप का नाम नहीं। तो जब ट्रंप का नाम जब इवैल्यूएशन होता है वहां नहीं है, तो पाकिस्तान के कहने पे तो कोई देगा नहीं, जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को लगता है कि वो बहुत फिट कैंडिडेट है, हकीकत में वो कहीं से भी क्वालिफाई नहीं होते। इसीलिए जो नोबेल प्राइज मिला है उसका कारण बहुत सिंपल है कि जो कॉम्पिटिंग कैंडिडेट थी वेनेजुएला की, स्ट्रॉन्गर मॉरल एंड डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स उनके थे। शी इज रिप्रेजेंट repressive context, promoting democratic rights, resisting authoritarian regimes in Venezuela. वेनेजुएला में रह के वहां के लोगों के साथ काम करना, उनके हकों के लिए लड़ते रहना, वो भी अपनी ही सरकार से, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। और कमेटी क्या कहती है कि वी प्रिफर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, सिविल रेजिस्टेंस एंड इंडिविजुअल्स हु रिस्क पर्सनल सेफ्टी इन ऑपरेसिव रेजिम। ट्रंप सब इसके खिलाफ काम करता है, और जो डेमोक्रेसी की बात करता है उसको धमका देता है। तो ट्रंप तो टेक्निकली कहीं से भी कोई कैंडिडेट नहीं है, इस बात को समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कमेटी ने कही कि वी फोकस ऑन इंटीग्रिटी एंड नोबल विजन, जैसा पहले कहा कि इंटीग्रिटी, मॉरल कंसिस्टेंस, अलाइनमेंट विद अल्फ्रेड नोबल्स विजन एंड फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस। हम आपको आने नहीं देंगे, हम आपको वीसा नहीं देंगे, आपको काम करना है तो $1 लाख देने पड़ेंगे। दुनिया भर के जो तमाशे करके दुनिया में आपने बंटवारा किया, क्या उसके बाद नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था ट्रंप को? आप खुद सोचिए दोस्तों। इसीलिए ट्रंप को ये नहीं मिला। और जैसा मैंने कहा कि वैसे भी 31 जनवरी तक नाम आ जाना चाहिए था, ट्रंप तब तक सत्ता में नहीं आए थे, तो वैसे ही ये लिस्ट में नहीं थे। अब अगले साल देखते हैं ये कौन सा अगला अच्छा काम करते हैं अगले 3 महीने तक, जो अगले साल इनका नाम चला जाए। और कुल मिला के द कमेटी डिसीजन लाइकली मेड बिफोर द लेट इवेंट्स, कहने का मतलब यह है कि अब 7 दिन पहले तो डिसीजन हुआ नहीं हो, ये रिसर्च लंबी चली होगी, जनवरी से लेकर अभी तक करीब 8-10 महीने। ऐसी स्थिति के अंदर 7 दिन की डेवलपमेंट क्या पूरे काम को, दुनिया भर के बाकी लोगों के काम को ओवरशैडो कर देगी? ऐसा होता नहीं। हाँ, अगर इन्होंने वास्तव में अच्छे काम किए हैं तो अगले साल के लिए जनवरी से पहले अपना नॉमिनेशन ये भिजवा सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये दोस्तों कि ट्रंप was not shortlisted because of Nobel committees viewed his peace efforts are limited in scope, durability and global harmony. It is not transformative contribution for lasting peace. ये बात हमें समझनी होगी, तभी हम कह पाएंगे कि ट्रंप साहब आप कुछ अच्छा काम करिए, हम आपको रिकॉग्निशन देंगे। फिलहाल जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो तारीफ के काबिल नहीं है। अब ट्रंप साहब को मुझे लगता है कि अल्फ्रेड नोबेल की विल पढ़नी चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स पढ़ने चाहिए, और उसके हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो दुनिया में भी शांति रहेगी। और हो सकता है कि अगले साल या जब ये रिटायर होंगे 2-3 साल बाद, तब तक शायद इनको मिल जाए या रिटायरमेंट के बाद मिल जाए। संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए काम करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप वास्तव में नोबेल के हकदार थे या नहीं थे? क्या अगले साल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।